बच्चों, आज हम लोग इतिहास का पहला लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसका वीवीआई क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और मैं बता दूं कि इसमें कुल 30 क्वेश्चन हैं और आप लोग 30 क्वेश्चन को खुद से बनाइए और फिर कमेंट में बताइए कि 30 में आपका कितना हद तक सही है, या व्हाट्सएप के ग्रुप में डालिए कि आप इसमें कितना सही किए हैं, और फिर इससे पता चले कि आप घर पे कितना हद तक पढ़ाई कर रहे हैं। मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया है खुद से ऑफलाइन क्लास में। तो पहला क्वेश्चन रहा कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड और डी बिस्मार्क। फिर से देखिए क्वेश्चन को, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन थर्ड और डी बिस्मार्क। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, नेपोलियन बोनापार्ट। इसका सही आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। और अगला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है, यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? ऑप्शन ए 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, सी 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति मतलब इसकी भावना कब से चालू हुई? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो सही होगा, 1789 ईस्वी में के साथ यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति शुरू हुआ। और क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए प्रसा को, बी ऑस्ट्रिया को, सी तुर्की को, या डी ब्रिटेन को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तुर्की। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। अगला क्वेश्चन रहा कि मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए मार्च 1848 ईस्वी में, अप्रैल 1848 ईस्वी में, मई 1848 ईस्वी में, या जून 1848 ईस्वी में। ये मैंने ऑफलाइन क्लास में बताया था कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी होगा, मई 1848 ईस्वी में मेटरनिक का पतन हुआ था। अगला क्वेश्चन कि फ्रांस में किस शासक वंश का पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए आर्लिया वंश, बी बुर्बो वंश, सी हैम्बन्सवर्ग, या डी जार शाही। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी होगा, बुर्बो वंश, क्योंकि वाटरलू की लड़ाई के बाद कांग्रेस मतलब वियना कांग्रेस का स्थापना हुआ था और फिर बुर्बो वंश का स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन नंबर 6, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन सा देश था? प्रसा, बी है रूस, सी है ऑस्ट्रिया और डी है इंग्लैंड। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी ऑस्ट्रिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहा। अगला सवाल, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लाल सेना, बी चेका और सी लाल कुर्ती और डी कार्बोनरी। ये क्वेश्चन आया हुआ भी क्वेश्चन है बोर्ड में, और ये बता दूं कि इसमें सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, या तो कभी आए हुए हैं, कभी आया हुआ क्वेश्चन है, या तो कभी आने वाले हैं। आप इसको बार बार लिखिए और लिखने के बाद खुद से मिलाइए कि ये सही है या नहीं। खुद से देखिए। तो इसका जो सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, जिसका सही आंसर है कार्बोनरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। अगला क्वेश्चन, जलवेरिन एक संस्था थी, ए
व्यापारियों की, बी क्रांतिकारियों की, सी बुद्धिजीवियों की, या डी सामंतों की। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा व्यापारियों की। इसका सही आंसर हो जाएगा ये व्यापारियों की जलवेरिन संस्था थी। अगला क्वेश्चन है 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? ऑप्शन ए हंगरी, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी यूनान और ऑप्शन डी पोलैंड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये। 1829 में एड्रियानोपुल की संधि किसके बीच हुई थी? तो इसका हो जाएगा बी तुर्की के साथ। तुर्की के साथ एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि काउंट कपूर को विक्टर एनुमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट कपूर को विक्टर एनुमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए गृह मंत्री, बी सेनापति, सी फ्रांस का राजदूत, या डी प्रधानमंत्री। ये बार बार मैंने क्वेश्चन को बताया है आप लोग को ऑफलाइन क्लासेज में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री के पद पर। विक्टर एनुमुअल ने काउंट कपूर को प्रधानमंत्री। ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है। गेलीवाडी पेशे में क्या था? ऑप्शन ए नाविक था, बी किसान था, सी सैनिक था, या डी दार्शनिक था। तो इसका सही आंसर होगा ए। मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे ने इसका सही जवाब दिए होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन ए है दक्षिण अमेरिका, बी यूरोप, सी उत्तरी अमेरिका, डी पश्चिमी एशिया। तो इसका जो सही आंसर होगा इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है रक्त और एवं लोह के नीति का अवलंबन किसने किया? इसका ऑप्शन ए है हिटलर, बी है विलियम प्रथम, और सी है बिस्मार्क, और डी है मेजनी। मैं बता दूं कि रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये भी क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट किया है। ये बार बार क्वेश्चन आया हुआ है। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा बिस्मार्क। रक्त और लोह के नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क ने किया। रक्त और लोह के नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया। अगला क्वेश्चन है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ऑप्शन ए है तुर्की, बी है इंग्लैंड, सी है जर्मनी, और डी है यूनान। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा यूनान। ऑप्शन नंबर डी होगा यूनान, क्योंकि सबसे ज़्यादा साहित्य और ज्ञान में अव्वल थे यूनानियों। लेकिन वो नशेड़ी होने के कारण और मांस और मदिरा के सेवन के कारण उनकी धीरे धीरे बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। आगे क्वेश्चन है 15 नंबर फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए 1871 ईस्वी में, बी 1870, सी 1866, डी 1864। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा 1871 ईस्वी में। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? ऑप्शन ए प्रसा डेनमार्क युद्ध, बी सेडोन का युद्ध, सी सेडोवा का युद्ध, और डी क्रीमिया का युद्ध। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सेडोन का युद्ध के साथ जर्मनी का एकीकरण पूरा हो गया, क्योंकि सेडोन का युद्ध में जर्मनी और दूसरी तरफ अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए है काबूर, बी बिस्मार्क, सी मेजनी, और डी गेलीवाडी।
तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना की थी। यंग यूरोप और यंग इटली दोनों, अगला क्वेश्चन यही है हमारा कि यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली की स्थापना किसने की थी, तो ऑप्शन ए है गैलीवार्डी ने, बी मेजनी ने और सी बिस्मार्क ने। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मेजनी ने, क्योंकि मैंने खुद बताया कि यंग इटली और यंग यूरोप दोनों का स्थापना मेजनी ने किया था। मेजनी। अगला क्वेश्चन, सेडोन का युद्ध कब हुआ था। सेडोन का युद्ध कब हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1868 और ऑप्शन सी होगा 1870 ईस्वी और डी 1871। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 20 नंबर क्वेश्चन है 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सेडोन में, बी सेडेवा, सी साइन या डी फ्रेडफर्ड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा, सेडोन का युद्ध हुआ था। युद्ध सेडोन में हुआ था जिसमें फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन बी है 1820 ईस्वी में, ऑप्शन सी है 1825 ईस्वी में और ऑप्शन डी है 1830 ईस्वी में। तो वियना सम्मेलन ऑप्शन ए 1815 ईस्वी में, क्योंकि वाटरलू के लड़ाई में जब मेटरनिख के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट की हार हुई थी तो वियना सम्मेलन हुआ था। तो वियना किस देश की राजधानी है, तो ऑप्शन ए फ्रांस की, बी इंग्लैंड की, सी ऑस्ट्रिया की और डी रूस की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑस्ट्रिया, क्योंकि वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। क्रीमिया युद्ध किस वर्ष हुआ था। क्रीमिया का युद्ध किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1854 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1855 ईस्वी में, सी 1856 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर डी 1860 ईस्वी में। तो क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रीमिया का युद्ध 1854 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना के बाद हुआ था। ऑप्शन ए पुनर्जागरण के साथ, ऑप्शन बी धर्म सुधारक आंदोलन के साथ, सी गौरवपूर्ण क्रांति के साथ और डी फ्रांसीसी क्रांति के साथ। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म मतलब राष्ट्रवाद की भावना कब से चालू हुई, तो ये होगा ऑप्शन डी, फ्रांसीसी क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की भावना सभी यूरोप में पनपी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर वाला क्वेश्चन है, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुई थी। ऑप्शन ए 1789, ऑप्शन बी 1791, सी 1801 और डी 1804 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 1804 ईस्वी में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। 26 नंबर क्वेश्चन, वियना कांग्रेस, वियना सम्मेलन में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। ए नेपोलियन बोनापार्ट, बी लुई 18वां, सी चार्ल्स एल्बर्ट और डी मेटरनिख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेटरनिख, क्योंकि वियना सम्मेलन का मुख्यतः नेतृत्व करने वाला मेटरनिख ही था, जो कि वियना कांग्रेस का अध्यक्षता कर रहा था। मेटरनिख व्यवस्था का उद्देश्य क्या था। ऑप्शन ए गणतंत्र की स्थापना करना, बी प्रजातंत्र की स्थापना करना, सी पुरात्मक व्यवस्था को पुनर्स्थापना करना या डी नेपोलियन की पुनर्स्थापना करना। ये क्वेश्चन बार बार मैंने बताया था कि मेटरनिख का मुख्य उद्देश्य क्या था। मेटरनिख वो हमेशा चाहता था कि राष्ट्रवाद की भावना कहीं भी पनपती थी उसको दबाने का काम करता था मेटरनिख। वो राष्ट्रवाद की भावना को पनपने ही नहीं देता था, यानी कि वो गणतंत्र की स्थापना पर विश्वास नहीं करता था। वो चाहता था कि पुरानी व्यवस्था बनी रही। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पुरानी व्यवस्था कायम रहे। प्रश्न नंबर 28 है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट कर चुका है।
ये ऑप्शन ए लाल सेना, बी कार्बोनरी, डी फिलिपिन हेटाइरिया और डी डाइट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख है, जो ऑप्शन ख कार्बोनरी। अगला क्वेश्चन है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरुद्ध कौन था? ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन ख है जो रूस है, ग है ऑस्ट्रिया और घ है प्रसा। तो इसका सही आंसर होगा ग ऑस्ट्रिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने इसके पहले ये देखा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, फिर भी दोबारा ये क्वेश्चन आ रहा है। प्रश्न नंबर 30 है कि काउंट काबोर को विक्टर इनुमुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इसका सही जवाब आप खुद से मार सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि इसके पहले अगला या पांचवा या छठा नंबर में है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग होगा। प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इनुमुअल ने काउंट काबोर को नियुक्त किया था। तो मैं बता दूं कि आप 300 क्वेश्चन में किनका कितना कितना है ये कमेंट में लिखिए और बताइए कि कितना अपने नाम के साथ कि मेरा इतना सही है। और मैं कहना चाहूँगा कि यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले, और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले कि हमारा वीडियो समय पर आपके साथ पहुंच जाए और आप घर पे अच्छा से तैयारी करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।